ये है बहराइच हिस्सा से जुड़ी हुई। बहराइच हिंसा पर अपडेट की खबरों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहराइच में आज भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बम निरोधक दस्ता और पीएसी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। बहराइच हिंसा के बाद अब एसटीएफ के बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती कर दी गई है। पीएसी की कई कंपनियों को तैनात किया गया है। हालात पर काबू रखने के लिए भारी पुलिस बल की बहराइच में तैनाती की गई है। जमकर हिंसा हुई और इसके बाद 14 तारीख को हालात और बद से ज्यादा बदतर हो गए, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे इलाके में ऐसे बख्तरबंद वाहनों को उतारने का फैसला किया है जो हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये यूपीएसएफ की वो दंगा निरोधक वाहन है जो हर परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने का वादा रखती है। इसके ऊपर आपको हम वो स्पेस दिखाएंगे जहां पर एलएमजी से लेकर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से लैस गन्स को लेकर यहां पर जो कमांडोज होते हैं वो तैनात होते हैं और वो वहां से सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा दूर से दिखाइए सुभाष, जो ऊपर कॉक निकली हुई है जरा वो दिखाइए। वो पैसेज जहां से मोर्चा लिया जाता है और वहीं से पूरा राउंड मतलब 360 डिग्री वो घूमकर किसी भी सिचुएशन में फायरिंग करने की बेसक्षम है। और ये पूरा बख्तरबंद वाहन जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, आग हो, बम हो, गोली हो, हर किसी को झेल पाने में पूरी तरह से सक्षम है। यूपीएसटीएफ आमतौर पर इसका इस्तेमाल करती है। अब तक इसका इस्तेमाल नक्सली इलाकों में जमकर हुआ है और अब बहराइच में इस बख्तरबंद वाहन को उतारा गया है। इस बख्तरबंद वाहन के अंदर लगभग 8 से 10 कमांडोज के बैठने की जगह होती है और अंदर आपको ब्लैक कैट कमांडोज नजर आएंगे जो यूपीएसटीएफ के कमांडोज हैं, जिनके हाथ में MP5 से लेकर अत्याधुनिक गन्स, इसके अलावा रबर बुलेट, आंसू गैस के गोले, बुलेट प्रूफ जैकेट, सब कुछ आपको नजर आएगा। और इसके अंदर जरा मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आकर दिखाइए कि क्या कुछ है और कैसे ये कमांडोज इसमें बैठते हैं और किस तरह से बुलेट प्रूफ इसकी खिड़कियां हैं, उसके जरिए ये पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखते हैं। इस तरह से अंदर कमांडोज की तैनाती होती है जो सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और आपको एक कमांडोज आपको खड़ा नजर आएगा जो ऊपर से मोर्चा लिया हुआ है और किसी भी स्थिति में नियंत्रण करने के लिए 3 तरह की गनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर बुलेट छोड़ी जाती हैं और तो और हर तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे मोर्चा लिया जाता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। अंदर की तस्वीरें देखिए। अब आप देखिए ये जो शीशे नजर आ रहे हैं आपको, इन गैप से ये देखिए, पहले ये ब्लॉक दिखाइए। ये जो गैप है यहां से बंदूक से निशाना साधा जाता है और ऊपर के शीशों से ये देखा जाता है कि बाहर सिचुएशन क्या है। 3 गन्स, 3 कमांडोज इधर से, 3 कमांडोज उधर से और ऊपर एक कमांडोज मोर्चा लेता है। अब आइए, ये यूपीएसटीएफ का निशान जो ये बताता है कि इस बख्तरबंद वाहन का इस्तेमाल यूपीएसटीएफ करती है। और सामने आपको एक कमांडो नजर आएंगे, जरा जो अभी तक मोर्चा लिए हुए थे उनको जरा हम कहेंगे कि वो जरा वहां से एक बार मोर्चा ले ताकि बाहर के पिक्चर्स नजर आए। जिस तरह से मोर्चा लेते हैं, जरा आशीष जी, जिस तरह से आपने मोर्चा लिया था, अब मैं आपको बाहर के विजुअल्स दिखाता हूं कैसे ये कमांडोज मोर्चा लेते हैं। सुभाष जरा इस तरफ आइए, सामने की तरफ आइए और ये कैसे काम करता है। लखनऊ से स्पेशली इस वाहन को भेजा गया है। 2 लोग आगे बैठते हैं और 8 कमांडोज इसके भीतर रहते हैं और इस तरह से किसी भी जगह पर उतरने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसके अलावा अगर कोई इस बख्तरबंद वाहन पर सामने से, दाहिने से, बाएं से, कहीं से भी हमला करता है तो इस गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बॉम्ब को भी झेल सकता है, गोलियों को भी झेल सकता है, आग में भी चल पाने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये उस गाड़ी का इधर से लुक दिखा रहे हैं। 3 तरफ हमने आपको दिखाया, इस तरफ दिखाया किस तरह से 3 कमांडोज यहां से मोर्चा ले सकते हैं, 3 कमांडोज इस तरफ से मोर्चा ले सकते हैं। इन बुलेट प्रूफ शीशों से वो ये देखते हैं कि बाहर सिचुएशन क्या है और उसके बाद सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। अंदर की तस्वीरें जरा सुभाष एक बार अंदर तक जाइए और ये दिखाइए कमांडोज कैसे बैठते हैं, उनके बैठने की जगह कैसे है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स इसमें होती है, इसके अलावा गन्स इनके हाथ में होते हैं। फुल्ली इक्विप्ड कमांडोज किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं और इसी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर बुरे से बुरे हालात से निपटा जा सकता है। सरकार और एसटीएफ ने यह फैसला किया है कि बहराइच जिस तरह से जल रहा था, दंगों की आग में झुलस रहा था, उसको शांत करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। यही वजह है कि एसटीएफ के कमांडोज से लेकर सीआरपीएफ, पीएसी और साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया है और ये तमाम गाड़ियां उन इलाकों में तैनात की जा रही है जो संवेदनशील है और जहां पर 2 दिन पहले हिंसा हो रही थी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।
तो बहराइच से TV9 की आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे हम आपको लगातार बहराइच से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं इसकी जानकारी आपको मिल रही है TV9 भारतवर्ष पर। अब वॉर जोन की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आइए देख लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और पहली खबर ये कि इजरायली सेना ने लेबनान के बालबेक में हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद यहां पर आग लगी है। लेबनान के बालबेक में हमले में भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि लेबनान के बालबेक में हमले में भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। आग लगती हुई दिखाई दी है। दूसरी बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा हमला। इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में भीषण बमबारी की जा रही है। एक साथ 55 रॉकेट दाग कर तबाही मचाई गई है। तीसरी बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है सीरिया से। सीरिया में घुसे हैं इजरायली सैनिक। टैंक के साथ सीरिया में घुस गए इजरायली सैनिक। सीरिया सीमा में 2 इजरायली टैंक दाखिल हुए हैं। तो देखिए सीरिया में भी इस तरह से टैंक दाखिल हुए हैं और यहां पर भी हमले इजराइल की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। चौथी बड़ी खबर वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक के काब्तिया में इजराइल का इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन के दौरान महमूद अबू अल रब को मारा है। महमूद अबू अल रब इस्लामिक जिहाद का मेंबर था। इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्स ने चलाया है। ऑपरेशन के दौरान भाग रहा था महमूद अबू, जिसके दौरान उसे मार गिराया गया। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। ईरानी सरकार के सलाहकार मेजर जनरल अब्बास निलफरोशन का तेहरान में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिजबुल्लाह प्रमुख रहे नसरल्लाह के साथ इजरायली हमले में मारे गए थे जनरल अब्बास। मेजर जनरल अब्बास की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। ईरान से एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि जनरल अब्बास की अंतिम यात्रा में शामिल हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अंतिम यात्रा में। ईरानी सरकार के कई मंत्री भी नजर आए। युद्ध के मैदान से सातवीं बड़ी खबर जान लीजिए। सातवीं बड़ी खबर यह कि मेजर जनरल अब्बास की अंतिम यात्रा में जनरल इस्माइल कानी भी दिखे। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल कानी बीते कुछ दिनों से लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब इस अंतिम संस्कार में दिखाई दिए। जनरल कानी पर मोसाद के लिए जासूसी को लेकर आरोप लगे थे। युद्ध के मैदान से अब अगली बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है जान लेते हैं। यूक्रेन के खार्कोव में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया है। रूस के हमले में कई यूक्रेनी जवानों के घायल होने की खबर है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन के उगलेदर में रूसी टैंकों का एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। और 10वीं बड़ी खबर, 10वीं ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से ये कि यूक्रेन के कुर्स्क में रूसी सेना ने हमला किया है। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। रूसी हमले के बाद कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है। तो क्या ईरान पर हमले की तारीख आ गई है? जी हां, ईरान को लेकर इजराइल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तो पहले से तय था कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा, लेकिन कब करेगा इसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है और ये डेट खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फाइनल की है। उधर ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका को सारी जानकारी दे दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान पर अटैक में अमेरिका भी इजराइल के साथ होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लेबनान के बेका में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। धमाकों से गूंजा है लेबनान का बेका। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान के बालबेक में हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद यहां पर आग लगती हुई दिखाई दी। लेबनान के बालबेक में हमले से भारी नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू का पारा हाई है। नेतन्याहू ने हमले के बाद मिलिट्री बेस का दौरा किया है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक बेरूत पर हमला जारी रहेगा, कहा है नेतन्याहू ने। तो एक बार फिर अपना दृढ़ निश्चय जाहिर करते हुए दिखाई दिए बेंयामिन नेतन्याहू। हिजबुल्लाह से बदले का एक्शन अब लेबनान में बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाला है। 1-2 नहीं बल्कि इजराइल की लिस्ट में 19 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जाएगा। लेबनान के इन इलाकों को फौरन खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है।
दिनों की खामोशी टूटते ही लेबनान धमाकों की गूंज से दहलने लगा है। इजराइल के फाइटर जेट्स एक बार फिर लेबनान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। जमीन पर बम धमाके हो रहे हैं। इजराइल के क्रोध की वजह है हिजबुल्लाह के हमले। बेंजामिन पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजराइल के शहरों पर भी हमले किए गए। इजरायली सेना के बेस को टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही नए सिरे से बदले का एक्शन शुरू कर दिया गया। इजरायली वायुसेना के टारगेट पर इस बार लेबनान के कई इलाके आने वाले हैं। इजरायल ने लेबनान के लिए एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में लेबनान के 19 इलाकों के नाम हैं। सभी 19 इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इतने दिनों के ऑपरेशन के बाद यह जाहिर हो चुका है कि गाजा की तरह लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब इजरायल ने पूरे लेबनान में बंकर बस्टर गिराने की धमकी दी है। अमेरिका के निर्देशों को न मानते हुए इजरायल एक बार फिर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई सुरंगों तक सेना पहुंचने में कामयाब रही है। सुरंग से हिजबुल्लाह लड़ाकों को पकड़कर इजरायल ले जाया जा रहा है। इजरायली वायुसेना ने एक और मस्जिद को गिरा दिया है। दावा है कि मस्जिद का इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके के छिपने के लिए हो रहा था। इजरायली सेना ने 100 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। रिहायशी इमारतों और मस्जिदों में हिजब लड़ाके छिप कर रह रहे थे। लेबनान के यारून और तबनीन इलाके में आईडीएफ ने खास अभियान चलाया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया है। पहाड़ों और जंगलों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के कई सीक्रेट ठिकानों तक पहुंचने में सेना को कामयाबी मिली है। बॉर्डर के करीब हिजबुल्लाह ने हथियारों का भारी जखीरा भी जमा किया हुआ था। दक्षिण लेबनान में लगातार बमबारी के बाद कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेबनान के कई इलाकों में गाजा जैसी तबाही नजर आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि रिहायशी मकानों के भीतर से ही सुरंग की एंट्री है, इसलिए इमारतों को गिराया जा रहा है। इजरायल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बमबारी के बाद इमारतों में बनाए गए टनल के रास्ते नजर आ रहे हैं। इजरायल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल के कई इलाकों पर हमले किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुछ देर में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का यह ऐलान किया जाएगा। आज दोपहर 3:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी जाएगी।
कि किन तारीखों में चुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। झारखंड की 81 सीटों पर तारीखों का ऐलान होगा। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में शिवांग माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं और रजनीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शिवांग का रुख कर लेते हैं। शिवांग विज्ञान भवन में ही मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। शिवांग, आप वहां मौजूद हैं। इन तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर में संभव है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तारीखों को लेकर क्या कहा जाएगा, क्या ऐलान होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज? बिल्कुल सुमेरा, बहुत दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल थी कि कब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को अनाउंस किया जाएगा। कुछ लोगों को उम्मीद तो यही थी कि हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव करवा लिए जाएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं महाराष्ट्र की वो यही कह रही थी, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब चुनाव आयोग कुछ ही देर में महाराष्ट्र के विधानसभा और झारखंड के विधानसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा। मात्र 5 मिनट ही शेष है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। भारी मीडिया भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में चुनाव आयोग की जो पूरी टीम है, मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर तमाम चुनाव आयुक्त जो हैं वो मंच पे होंगे और मात्र 3 से 4 मिनट के बाद जो प्रेस वार्ता शुरू होगी उसके अंदर तारीखों का ऐलान कर लिया जाएगा। 26 नवंबर जो है वो आखिरी तिथि है, उससे पहले चुनाव कराने हैं महाराष्ट्र के लिए और 5 जनवरी तक जो है वो झारखंड की सरकार भी बननी है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि जल्द ही अब इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होंगे। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां पहले से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी। जी हाँ शिवांग, बस शुरू हो जाएगा। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही इनका इंतजार किया जा रहा था काफ़ी समय से, जैसा कि शिवांग भी बता रहे थे। हमारे साथ समीर चौगांकर जी भी मौजूद हैं। समीर, ये जो बात अभी शिवांग ने भी कही, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हरियाणा के साथ ही चुनाव होंगे और ये पहली बार हुआ है आमतौर पे, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर का साथ में चुनाव कराया गया, वरना डीकपलिंग कर दी गई, यानी अलग कर दिया गया इन चुनावों को, वरना साथ में हो रहे थे पिछले काफ़ी समय से। इसको लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। तो अब जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके दौरान भी फिर इसी मुद्दे पर हम और राजनीति देखेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। जब हरियाणा के चुनाव घोषित हुए थे उस समय उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे, लेकिन उस समय चुनाव आयोग ने सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव करवाए थे। तो तब तय हो गया था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के चुनाव साथ में होंगे। मुझे तो यह भी लग रहा था कि हो सकता है शायद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे थे कि दिल्ली का चुनाव पहले करवा लीजिए, तो हो सकता है कि दिल्ली के चुनाव की भी तैयारी की इसमें कुछ आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र और अब जिस तरीके से झारखंड के चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है, तो अब राजनीति इसको लेकर जरूर होगी। हालांकि मैं कुछ दिन पहले उम्मीद कर रहा था कि चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा, क्योंकि 26 नवंबर के पहले चुनाव। समीर जी, चलिए एक एक कर दोनों राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कौन से बड़े मुद्दे हैं अभी? जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि शिवाजी की प्रतिमा गिरी और उसके बाद उस पर जमकर राजनीति हुई। अभी बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या कर दी गई मुंबई में, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे आपके मुताबिक छाए रहेंगे? मराठा आरक्षण का मुद्दा है, अब कानून व्यवस्था का मुद्दा है, एक बार फिर क्या अंडरवर्ल्ड सर उठा रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपके मुताबिक 4-5 बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव में हम सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देखेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार कई मुद्दे रहने वाले हैं। जब पहला महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, जब शिवसेना टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुकी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुकी है, तो इसी स्थिति में महाराष्ट्र में कई मुद्दे। सबसे बड़ा तो यह होने वाला है कि शिवसेना को तोड़ा गया है। शरद पवार अपनी पार्टी के टूट का जिक्र करेंगे और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए वह भी रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो मराठा आरक्षण का है वह होने वाला है। जातिगत समीकरण एक बड़ी भूमिका। जातिगत समीकरण और मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जाहिर सी बात है, जो पार्टियों में टूट हुई वो भी बड़े मुद्दे रहेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, उनका सीधे सीधे रुख करते हैं जल्दी से, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू बस किसी भी समय शुरू हो जाएगी, फिर उसका रुख करेंगे। रजनीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, महाराष्ट्र चुनाव में जो बड़े मुद्दे जिनकी बात अभी समीर चौगांकर भी कर रहे थे, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कैसे अब जब चुनाव हो रहा है तो शिवसेना भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एनसीपी भी 2 हिस्सों में बटी हुई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की सहानुभूति है, या ये बात अब सामने आ जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी चुनाव की जब नतीजे सामने आएंगे कि दरअसल लोग किसके साथ खड़े हैं, कौन सी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो बड़ा टेस्ट है ये इस वक्त दोनों गुटों के लिए, शिवसेना के भी और एनसीपी के भी।
बिल्कुल, देखिए सुबह जैसे ही यह खबर सामने आई कि आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान आने शुरू हो गए और अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने चुनाव का एक तरह से कैंपेन का जो थीम है वो भी बता दिया है कि ये पूरा जो विधानसभा का चुनाव है वो विश्वास और विश्वासघात के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। यानी कि जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ी गई, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और सीधा सीधा उनका इशारा बीजेपी की ओर था, तो अब ये पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी उसी कैंपेन और उसी डिजाइन के तौर पर आगे लेकर जाएगी। यानी चुनाव के जो प्रचार होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से और महाविकास आघाड़ी की ओर से इन विषयों को बहुत प्रमुखता से रखा जाएगा और कहीं ना कहीं ये भावनात्मक मुद्दा है जो किसी न किसी तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लाभान्वित करने का ये प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से है। जी और रजनीश, ये लिटमस टेस्ट भी होगा उद्धव ठाकरे के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी और उधर अजित पवार के लिए भी और शरद पवार के लिए भी ये लिटमस टेस्ट भी होगा कि इससे क्या लोगों की भावनाएं वो उभर कर सामने आएगी। लेकिन हमारे साथ रुपेश कुमार मौजूद हैं झारखंड चुनाव पर, उनसे बात करते हैं। रुपेश, झारखंड में भी लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, फिर वापस कुर्सी पर वापसी कर ली उन्होंने, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे उठाया जाएगा इस चुनाव में। आपके मुताबिक कौन से हैं बड़े मुद्दे? क्या वहां पर भी विश्वासघात या कैसे घेरा गया? वो जाहिर सी बात है, लगातार कहते रहे कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या यही है सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा थीम झारखंड चुनाव का? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जिस तरीके से हेमंत सरकार ने, अगर देखें तो इस कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों का शपथ हुआ। पहले हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं, फिर वो जेल जाने के पहले इस्तीफा देते हैं और चंपई सोरेन शपथ लेते हैं, फिर जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 3 मुख्यमंत्रियों का शपथ होता है। और क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लैंड स्कैम हुआ, उस मामले में अभी जेल में हैं। बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा और झारखंड की जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो कहा जा रहा है, बांग्लादेशी जो घुसपैठ है जिसको लेकर सांसद से लेकर के और कई वहाँ के विधायकों ने भी बाकायदा चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है कि किस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ हुआ है। ये घुसपैठ और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के लिए, उनके सहयोगियों के लिए जो बड़ा मुद्दा होगा वो ये होगा कि सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, इसके अलावा जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, आदिवासी अस्मिता को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि जेएमएम को और हेमंत सोरेन को पता है कि पिछली बार भी जो आदिवासी बहुल सीटें हैं या फिर आदिवासी के लिए आरक्षित जो एसटी आरक्षित जो 28 सीटें हैं, उन 28 सीटों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, वो चुनाव हार गए, विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव हार गए, 4 मंत्री चुनाव हार गए और इस बहुमत से जो 30 सीटें जेएमएम को मिली और जेएमएम पिछले 4 चुनावों में झारखंड में अब तक। रुपेश, जाहिर सी बात है यही बड़े मुद्दे होंगे झारखंड चुनाव में। आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी मौजूद हैं। हम लेकिन लगातार नज़र बनाए हुए हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जैसे ही वो शुरू होगी सीधे उसका रुख करेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि तारीखें क्या हैं जिनका ऐलान होगा अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर। लेकिन जितेंद्र, चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और अब बैठकों का दौर भी पहले से ही शुरू हो गया है, चाहे वो बीजेपी में बैठकों का दौर हो या वो कांग्रेस पार्टी की बैठकों का दौर हो या बाकी और तमाम दलों के बीच सीट शेयरिंग और तमाम और मुद्दों पर जो चर्चाएं हैं वो पहले से हो रही थी और अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनावी पार्टियां जो हैं वो भी इस मामले को लेकर तैयार थी। जिस तरीके से 26 नवंबर को महाराष्ट्र और 5 जनवरी को झारखंड का जो है विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में ये जो चुनाव है इनके लिए इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से पहले भी इस पर चर्चा हुई है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ होता था, इस बार अलग हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मांग की थी कि जो है दिल्ली का भी साथ में करा लीजिए। बड़ी बात ये होगी, देखिए जो चुनाव हो रहा है ये बीच में दिवाली भी है, छठ भी है। हमने देखा था पिछली बार झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुए थे, तो वहीं पर महाराष्ट्र में 1 चरण में। तो यहाँ देखना होगा कि किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन देखिए चुनौतियाँ भी अलग अलग है। 19 का चुनाव आपको याद होगा जब शिवसेना भी एक थी और एनसी भी एक थी। इस बार दोनों में 2 फाड़ हो गए। इस तरफ अगर झारखंड को हम देखें तो वहाँ पर खुद जो हेमंत सोरेन है उनके लिए चुनौती जो है चंपई सोरेन है, जिनको वो गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप के गए थे, वापस तो आए लेकिन उसके बीच में उन्होंने रास्ता उनसे अलग कर लिया। तो समीकरण जो है वो 2019 से लेकर बदल चुके हैं और देखिए थोड़ी देर में चुनाव की तारीख है, उसकी घोषणा हो जाएगी। जितेंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि समीकरण बदले हुए हैं,
गठबंधन में पार्टियों में बदलाव हो चुका है और इस वजह से चुनाव पूरी तरह से क्या बदला हुआ दिखाई देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और बस अब से कुछ देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत हो जाएगी, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सीईसी राजीव कुमार बैठ चुके हैं अपनी कुर्सी पर आकर, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर संधू भी मौजूद हैं और अब बस कुछ ही समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान होगा, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। I welcome you all to this press conference by the Election Commission of India to announce the schedule for the state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. We have with us on the dais Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioners Shri Gyanesh Kumar ji and Dr. Sukhdeep Singh Sandhu ji. We also have with us on dais Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners of the Election Commission of India. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief address by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization, and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी on my right side, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखवीर सिंह जी संधू on my left, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल फॉर द एनसुइंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी।
चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं। आपने देखे शिकस्त के नजारे। एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दैट दे आर फुल बिलीफ, दे आर वेरी वेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हम उसकी बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल, लेट मी शेयर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू। Total districts in Maharashtra are 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26th November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स। यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी। मॉडल PSS की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 crores female and 1.31 crores male. First time voters between 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे polling stations की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी
वीमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरहोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है। सभी डीओज ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो एक बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी। पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया है, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क, और वहां इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। फ्रेंड्स, इफ आई कम टू द नेक्स्ट, ईज ऑफ वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर सीनियर सिटीजन जो 85 ईयर्स से ऊपर हैं उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो अलोंग विद द पोलिंग पार्टीज टू द हाउसेज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड PWDs। और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज देख सकते हैं। सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड। जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया JNK एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए। वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स द एनलाइटेंड वोटर्स विल इन्फॉर्म अस ऑन सी विजिल अबाउट एनी malpractice which they notice in their area and we'll reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट
can see on our app, which is KYC Know Your Candidate. हमने जो मीटिंग्स, मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की, तो डीओज, स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं। मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त, कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। दिस हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरीवन। किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन will all be under strict watch. All airports, all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling, the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement. और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहाँ बनाने के लिए कहा गया है, यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, जीएसटी भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए। दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ देम। सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों। किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed. ये सब का सब वहाँ पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। सारांश में, if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र। दिस विल बी इन सिंगल फेज। द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. We will be
conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Colaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50%, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%, Riyasi, 74%, Punch, 74%, Rajouri, 71%. If they can go 70 plus, Colaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%. Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you, we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name a specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So bye. So we will come back. We'll come back. Okay. Sorry. By-elections also. By-elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll.
and only for 2 ACs, one for Assembly and one for Parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be on during the first phase. Thank you very much. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will take questions from the media. Please, the gentleman in the blue shirt, please. Thank you. सर, मेरा नाम प्रशांत लीला रामदास है। मैं न्यूज़ 18 लोकमत से हूँ और मेरा एक सवाल इस तरह का है कि कांग्रेस ने डिमांड की थी जो वहाँ के पुलिस महासंचालक है रश्मि शुक्ला, इनको हटाने को लेकर, इसको लेकर आयोग क्या सोच रहा है और उस पर क्या निर्णय होगा? Question from that side also. From the pink shirt, second row, Mr. Shailesh Yadav. क्या मन की हाइट? इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। सीधे ब्रेक करिए, मैं चाहूंगा लेटेस्ट शॉट के साथ। फुल एंड फाइनल क्या होगा महाराष्ट्र में, यह तो पता बाद में लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान। यह बड़ी खबर, यानी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। यह वाकई में इलेक्शन ईयर है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है। यह इस वक्त की बड़ी खबर।